जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल के डेट में सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों दोस्तों एक ही दिन था और पेपर का जो मोड था वो ऑफलाइन मोड था। और दोस्तों, कल के पेपर को लेकर दोस्तों एक अपडेट है कि पेपर जो है लीक हो चुका है, लेकिन इसकी आधिकारिक अभी कोई सूचना दोस्तों नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हर साल होता है कि जब सीटेट का पेपर हो और उसके लिए दोस्तों ऐसी खबर न वायरल हो कि पेपर लीक हुआ है या इतने लोग पकड़े गए, सारी चीज़ें दोस्तों हर एग्जाम में होती रहती है। अब इसके स्तर पर सीबीएसई जो है दोस्तों वो क्या निर्णय लेता है वो देखने वाली बात है। ठीक है, उससे पहले हम सब देख लेते हैं कि जो कल के डेट में पेपर हुआ है आपका बाल विकास। ठीक है, तो उस बाल विकास का आंसर की क्या इसको सीडीपी बोला जाता है, इनका आंसर यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं कि क्या आंसर सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने करा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुस्तकों से आती है। निम्नलिखित कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा जो है कार्य के व्यक्तिगत आनंद से मिलती है, वो इस प्रश्न का राइट जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। वहीं चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है, कह रहा है कि यहाँ पे अभिकथन दिया है और कारण दिया है इसका। तो अभिकथन में क्या है कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ में पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलरबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, कथन दोस्तों और कारण दोनों सही हैं, क्योंकि जो कथन है, जो अभिकरण दिया गया है, उसका जो कारण है वो भी सही बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। वहीं चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऑप्शन एक है, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। असमान क्षमता के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों। कह सकते हैं कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों का समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दोस्तों अभिकथन दे रखा है और कारण सही चुनिए। तो शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संशोधित या संसाधित करने में मदद करती है। ठीक है, या मदद मिलती है। तो इसका भी दोस्तों शिक्षार्थी जो पहले से ज्ञान जानते हैं उनके आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही। और पैटर्न ढूंढना और पिछली ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ए और बी अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है उस चीज का। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास या सामाजिक विकास। तो विकास के किस पहल में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास में सबकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तार्किक, गति या नृत्य या क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने का कौशल, स्थानिक या प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल, अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने की कुशलता या कौशल। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है। तार्किक या संगीतमय दोस्तों, जो संगीतमय दिया गया, संगीत प्रदर्शन या रचना करने का कौशल, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है
कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करता है, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं तब, या जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? बी केंद्रण। दोस्तों क्या है इसका राइट जवाब, क्या होगा? बी केंद्रण होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और फटाफट देख लीजिए और मिलान भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो आपका फाइनल आंसर की है जो आयोग की तरफ से जारी होगा वो 15 दिन बाद आएगा और उसके 15 दिन बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट और आंसर की को लेकर पूरा 1 महीने का समय आपको लगने वाला है। उससे पहले आप मिलान कर लीजिए कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो है वो सही किए गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि उन शिक्षा शास्त्रों को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। बिल्कुल सही। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करने और सहयोग को बढ़ावा देती है। निश्चित पाठचर्चा और मानक मूल्यांकन के आसपास ही समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे करा कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ठीक है, तो असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। सफलता और सफलता दोनों के लिए क्या है? आंतरिक आरोपण। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अभी तो एक उत्पाद है। अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है। तो अधिगम दोस्तों एक प्रक्रिया नहीं अभी तो क्या है? एक उत्पाद है। ये क्या है? गलत है। जबकि अधिगम एक पूर्व क्या है? एक प्रक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय अनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह कैसा कथन है? जेंडर समानता है। जेंडर समानता मतलब दोनों जेंडर को समान समझा जाए। जेंडर समता, जेंडर संबंधता या जेंडर रूढ़बद्धता। यहाँ पे जेंडर की क्या है? रूढ़बद्धता धारणा है जिसके अनुसार बच्चा ऐसा कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास क्या है? शीर्षगामी है, रेखी है, अराजक है या क्या है? समीप दूराभिमुख है। क्या है दोस्तों? समीप दूराभिमुख इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पठन वैफल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई या रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। तो निम्नलिखित में पठन वैफल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है दोस्तों? कि रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई या स्थानिक समझ और जानकारी में क्या होना? कठिनाई होना। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? छात्र और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, या एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक हो। वहीं एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, अभी कथन दिया गया, कारण दिया गया और पूछ रहा है कि सही विकल्प आपको चूज करना है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन करना,
और सीखने के प्रक्रिया को सुगम बनाना। तो दोनों दोस्तों इसके सही हैं, क्योंकि अभिकथन जो है वो भी सही है और जो इसका कारण दिया गया और जो कारण है दोस्तों और आर की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं। तो वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ये बिल्कुल सही इसका जवाब है। अगला प्रश्न कि कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किस कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में। तो पहले स्तर के दूसरे चरण में ऐसा होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे कि वादिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। कह रहा है कि बाधित होना एक कैसी क्षमता है और वहीं पे अक्षमता एक कैसी स्थिति है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें एक जैविक और कार्यात्मक है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा, बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करते हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। तो भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, अपसारी चिंतन या प्रतिक्रिया सेट। तो निम्नलिखित कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। अपसारी चिंतन, जहां दोस्तों बच्चा जो है अनेक तरीके से सीख सकता है, ये जिसको सृजनात्मकता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सृजनात्मकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ चर्चा पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत प्रशिक्षण सबसे अच्छा तरीका होता है। छात्रों को अपने शिक्षकों का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा फिर से यहाँ पे कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, किस पे आधारित होना चाहिए। 22 का प्रश्न संख्या का उत्तर नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है, इसको देखिएगा। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है, पूछा है सही विकल्प आपको चूज करना। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। आपको बता दें कि बच्चे का जो विकास होता है सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल गलत है। वहीं पे जो बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों से अलग अलग तरह से अनुभव से किया जाता है, बिल्कुल सही। जो इसका दोस्तों अभिकथन दिया गया वो सही है, लेकिन इसका जो कारण दिया गया वो क्या है दोस्तों, गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्या देने और समझाने से प्रभावशाली शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण होता है। शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो शिक्षण सक्रिय रूप से क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। तो दोस्तों कह दें कि यह सामयिक और विशिष्ट होती है। कैसी होती है, सामयिक और विशिष्ट होती है। अगला प्रश्न है,
कि लेवागोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। निज वाक्य क्या है? निज वाक्य बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन ये का सही समाधान पर स्थित है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देना गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों जो आपका अपसारी चिंतन होता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और वहीं जो अभिसारी चिंतन होता है केवल एक ही समाधान पे स्थिर हो जाता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरू कहती है कि उसे रस्सी से जानबूझकर आउट किया गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो ये पूर्व चलन, किस पे दोस्तों? पूर्व चलन की अवस्था है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कह रहा है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में विकास सिर से लेकर पांव की ओर होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। अंग हाथों पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। वहीं चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि निम्न से कौन सा आलंबन के लिए उदाहरण है? बोलकर सोचो, संकेतों और इशारों से, प्रश्न करके, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराव करना। तो इसके राइट जवाब दोस्तों क्या है? ए, बी, सी और डी। तो प्रश्न संख्या का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है।